हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम दीक्षालय इंस्टीट्यूट में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है रिलेशन। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं मॉड्यूल 1 का, और चैप्टर नंबर 2 जो है वो रिलेशन है। तो रिलेशन पढ़ने से पहले हमें यह देखना होता है कि कुछ टर्म्स इसमें यूज आते हैं। तो सबसे पहले हम उन टर्म्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम रिलेशन टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो चीजें इसमें यूज होती हैं वो क्या होती हैं, और उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो लास्ट टॉपिक में आपने सेट्स डिस्कस करा था। तो सेट्स में आपने पढ़ा था कि सेट्स कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है वेल डिफाइंड, यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। तो जो सेट्स है उसी से कुछ जुड़ा हुआ रिलेशन है। अब सेट्स में होता क्या था कि जो एलिमेंट आते थे वो सिंगल सिंगल आते थे। यहां पे जो एलिमेंट्स आते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आते हैं। किस में आते हैं बच्चों? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। अब सबसे पहली बात आती है कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? तो मैंने जैसा आपको बताया कि रिलेशन में जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो किसकी फॉर्म में आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर होता है बच्चों कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं कोई भी, और उनको हम गिवन फिक्स्ड ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। हम दो एलिमेंट लेंगे और उनको गिवन फिक्स्ड ऑर्डर में क्या कर देंगे? अरेंज कर देंगे। अब गिवन फिक्स्ड ऑर्डर जो होगा वो फिक्स होगा, यानी वो चेंज नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं कि आपने देखा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी होगी 9th में या 10th में। तो कोऑर्डिनेट में आपने देखा होगा कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते थे, 2D प्लेन बनाते थे बच्चों। तो आपने वहां पर देखा होगा कि हम 2D प्लेन बनाते थे, ऐसे ही तो बनाते थे बच्चों। आप ये एक्स एक्सिस को एक्स ओ एक्स डैश लिखते थे, वाई को वाई ओ डैश। अब मान लीजिए यहाँ पे 1 और 2 है और ये 1 है। अब वो कोई आपसे कहता था इस पॉइंट को बताओ। अब ये पॉइंट आप P मानते थे तो आप यहां पे लिखते थे कि x की वैल्यू कितनी है? 1 और 2। तो x की वैल्यू 2 लिख देते थे, और y की वैल्यू आप देखते थे y की वैल्यू कितनी है? 1। तो आप 1 लिख देते थे। यानी इस पॉइंट को आप क्या लिखते थे? 2,1। यही तो लिखते थे बच्चों। अब ये फिक्स होता था कि पहले आप x वाला कोऑर्डिनेट लिखते थे और फिर y एक्सिस वाला लिखते थे। ऐसा ही तो करते थे। क्या आप कभी ऐसा लिखते थे पहले y एक्सिस वाला लिख दे फिर x वाला लिख दें? अब आपको ये फिक्स होता था कि पहले किसका कोऑर्डिनेट आएगा? x का, फिर किसका आएगा? y का। यही तो होता था बच्चों। तो ये ही होता है ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि दो एलिमेंट x का और y का रिलेट हो रहे हैं, यानी ग्रुप में लिखे जा रहे हैं, और किसी ऑर्डर को भी क्या कर रहे हो? फॉलो कर रहे हैं। अब ये चेंज नहीं हो सकते, इनका ऑर्डर फिक्स है, यानी पहले x वाला ही टर्म आएगा फिर y वाला ही आएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। अब इसकी डेफिनेशन देखें आप। तो ऑर्डर्ड पेयर में हम लिखेंगे an ordered pair consists of two objects or elements in a given fixed order। इतनी बात आप सबको समझ में आई? अगर कोई पूछेगा ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, तो आप क्या कहोगे? ऑर्डर पेयर क्या होते हैं? एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। फिक्स ऑर्डर में लिखे जाएंगे वो। अब जब फिक्स ऑर्डर में लिखे जाएंगे तो हम उनको क्या बोल देंगे? ऑर्डर पेयर बोल देंगे। अब आप कहेंगे ना फिक्स्ड ऑर्डर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर हम? तो मैंने एक आपको सबसे अच्छा एग्जांपल बताया, यह आपको तुरंत समझ में आ गया होगा। 9th में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, 10th में पढ़ी होगी, प्लॉटिंग तो करी होगी आपने पॉइंट्स की। जब आप पॉइंट्स को प्लॉट करते थे तो इसको x एक्सिस मानते थे, इसको y। जो भी पॉइंट दिया होता था उसमें पहले वाला x मानते थे। अब 2x पे चलना है, 1y पे चलना है, 2,1 लिख देते थे। क्या आप ऐसे कभी 1,2 लिखते थे? क्या आप कभी इस पॉइंट को 1,2 लिखते थे? कभी नहीं लिखते थे। पहले आप x का ही लिखते थे और फिर y का लिखते थे। तो ये इसका ऑर्डर हो गया, जो फिक्स ऑर्डर है कि पहले x एक्सिस का वाला आएगा और उसके बाद कॉमा लगाने के बाद फिर y एक्सिस वाला ही आएगा। अब x की जगह y नहीं आ सकता, y की जगह x नहीं आ सकता। तो फिक्स हो गया ना ये बच्चों। अब फिक्स हो गया तो ये क्या बन गया? ऑर्डर्ड पेयर बन गया। इतनी बात आप सबको समझ में आई? अब आप कहेंगे सर ये तो कार्टेशियन में हो गया, रिलेशन में हम कैसे करेंगे? तो ऐसे ही बच्चों रिलेशन में हो जाएगा। देखिए आप कैसे होगा। अगर हम रिलेशन में लिख रहे हैं, अब आपने से उसने कहा कि ऑर्डर पेयर को आप रिलेशन में लिखो, तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए, जैसे मान लीजिए कि लेट कंसिडर टू सेट्स
ए एंड बी। आपने क्या माना, दो सेट मान लिया आपने ए और बी, ठीक है। अब आपने ए में कह दिया 1 2 3 और बी में आपने कह दिया ए बी सी। अब आपको ऑर्डर पेयर बनाना है और आपको कहना है कि ऑर्डर पेयर ऐसे बनाओ कि जो फर्स्ट एलिमेंट आए वो ए सेट से आए और जो सेकंड एलिमेंट आए वो बी सेट से आए। बात समझ में आई? हमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जनरेट करने हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट कहां से आए, ए से, और सेकंड एलिमेंट कहां से आए, बी से। तो बच्चों बताओ क्या ऑर्डर पेयर बनेगा? 1, ए, और क्या बन सकता है 1, बी, और क्या बन सकता है 1, सी। अब जब 1 के साथ ए बी सी जुड़ गए अब क्या बनेगा 2, ए, फिर क्या बन सकता है 2, बी। इस तरीके से आगे बनते चले जाएंगे। बात समझ में आई बच्चों? यानी ऑर्डर पेयर की फॉर्म का मतलब ये हो गया कि एक फिक्स ऑर्डर कर दिया। ऐसे भी ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। हमने कहा कि बच्चों का नाम लिखो और उनकी क्लास लिखो। अब आप मान लो कि 2 भाई बहन हो तो अपना नाम लिखोगे, आप 7th में पढ़ते हो तो 7 लिख दोगे, आपकी बहन 11th में, आप उसका नाम लिखोगे, वो 11 में पढ़ती है तो 11 लिख दोगे। यानी हम किसी भी चीज का फिक्स ऑर्डर कर सकते हैं। अब 2 एलिमेंट लेंगे, उनको फिक्स्ड ऑर्डर होगा उससे बना देंगे। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई? ऑर्डर पेयर सबको समझ में आ गया? तो ऑर्डर पेयर होता है जब हम 2 एलिमेंट लेते हैं और उन्हें फिक्स्ड ऑर्डर में लिख देते हैं। अब ऑर्डर पेयर लिखने का एक तरीका होता है कि ऑर्डर पेयर को हम जो है वो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। किसके अंदर लिखते हैं? ब्रैकेट के अंदर। और 2 एलिमेंट जो होते हैं ए और बी उनको सेपरेट करते हैं कॉमा से। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों? जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वो किस में लिखा जाता है? वो लिखा जाता है ब्रैकेट के अंदर। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई? जो ऑर्डर पेयर में 2 एलिमेंट आएंगे, पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, तो दोनों एलिमेंट्स को आप अलग अलग किससे करोगे? कॉमा से। यानी 2 एलिमेंट है ए और बी, अब दोनों को अलग कैसे करोगे? कैसे पता लगेगा दोनों अलग अलग हैं? तो कॉमा लगाकर करोगे आप। यानी बीच में क्या लग रहा होगा? कॉमा लग रहा होगा। कॉमे से जो इधर है वो पहला एलिमेंट है, कॉमे के जो बाद है वो दूसरा एलिमेंट है। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों? ऑर्डर पेयर बिल्कुल क्लियर हो गया? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ लिया। अब हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो ऑर्डर पेयर से रिलेटेड है। तो अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। यानी 2 अगर हमें अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं तो हम कैसे बताएंगे कि वो इक्वल भी हैं या नहीं है? बात समझ आ रही है बच्चों आपको? हमें क्या दे रखा है? यहां पे 2 अलग अलग ऑर्डर पेयर दे दी, ऑर्डर पेयर 1, ऑर्डर पेयर 2। अब वो हमसे पूछेगा क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो हम उन्हें कैसे बताएंगे? यानी 2 ऑर्डर पेयर इक्वल हैं या नहीं, इसे हम कैसे चेक करेंगे? ठीक है, तो अब जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है हमें इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो यहां पर हमने लिखा लेट कंसिडर 2 ऑर्डर्ड पेयर्स A1, B1 एंड A2, B2। यहां पर हमने 2 ऑर्डर्ड पेयर कंसिडर कर लिए। पहला ऑर्डर पेयर हमने माना A1, B1, यानी इसमें 2 एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है A1 और दूसरा एलिमेंट है B1। और दूसरा ऑर्डर पेयर हमने माना A2, B2, यानी पहला एलिमेंट है A2 और दूसरा एलिमेंट है B2। अब इन्हें हमें क्या करके दिखाना है? इक्वेट करके दिखाना है। यानी हमें यह बताना है कि क्या कंडीशन होगी जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो बच्चों 2 ऑर्डर पेयर इक्वल तब होंगे जब पहला वाला एलिमेंट पहले वाले से इक्वल होगा, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले से इक्वल होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 2 गिवन ऑर्डर्ड पेयर्स are equal if and only if A1 equals to A2 and B1 equals to B2। यानी अगर हमें 2 ऑर्डर पेयर इक्वल करने हैं तो वो इक्वल सिर्फ और सिर्फ तभी होंगे जब पहले वाले का पहला एलिमेंट दूसरे वाले के पहले एलिमेंट के बराबर होगा, पहले वाले का दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले के दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। यानी A1 बराबर होगा A2 के और B1 बराबर होगा
B2 के। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। अगर ऐसा हो गया तो हम कह देंगे ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। अब मान लीजिए क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि हमारे पास दो ऑर्डर पेयर है भाई 1,2 और 2,1। अब आप बताइए क्या ये दोनों इक्वल हैं? हमारे पास दो ऑर्डर पेयर है 1,2 और 2,1। अब आप क्या करेंगे, पहले से पहले को कंपेयर कराएंगे। तो क्या भाई 1 2 के बराबर है? नहीं है, तो आप लिख देंगे सो ऑर्डर्ड पेयर आर नॉट इक्वल, यानी ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहला एलिमेंट ही पहले के बराबर नहीं है, तो दूसरा चेक करने का मतलब ही नहीं बनना। अब क्योंकि साइन किसका लग रहा है? एंड का। एंड का मतलब क्या होता है? दोनों होने चाहिए, पहला पहले के बराबर होना चाहिए और दूसरा दूसरे के। अब ऐसा नहीं हो कि एक बराबर हो गया दूसरा नहीं हुआ फिर भी आप इक्वल लेके आओ। देखो एक और एग्जांपल, एक क्वेश्चन हमसे कहा, उसने कहा 2,3 और 2,4 दो दे रखे हैं, बताओ भाई बराबर है? हमने पहला पहले से मिलाया, 2 = 2 वेरीफाई कर गया। अब दूसरा दूसरे से मिलाओ, 3 ≠ 4। पहला तो वेरीफाई कर गया लेकिन दूसरा वेरीफाई नहीं करा, तो आप क्या लिखोगे? सो ऑर्डर्ड पेयर्स आर नॉट इक्वल, ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों? यानी जब भी हमें ऑर्डर्ड पेयर इक्वल करने पड़ेंगे तो हमें दोनों देखने पड़ेंगे। एक और एग्जांपल देखो आप, उसने कहा -7,1 एंड -7,1 इक्वल हैं, पहले को पहले से मिलाओ। -7 = -7 नेगेटिव है तो क्या हुआ? इक्वल तो है ही। दूसरे को दूसरे से मिलाओ, 1 = 1 सेम है। सो क्या लिखोगे आप लिखोगे ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। आ गई बच्चों बात समझ में? अब आप कोई भी ऑर्डर पेयर आ जाए, मुझे पक्का यकीन है आप देखते ही बता दोगे कि वो इक्वल है या नहीं है। आपको करना क्या है? पहले एलिमेंट को पहले से कंपेयर कराना और दूसरे को दूसरे से कंपेयर कराना। अगर दोनों बराबर आएंगे तो ऑर्डर पेयर इक्वल है, एक भी बराबर नहीं आ रहा तो भी अनइक्वल है। मान लीजिए एक बराबर आ रहा है एक नहीं आ रहा तो भी क्या है? अनइक्वल है। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि वो पूछेगा कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो इक्वल हैं या नहीं है, ये तो आपने देख लिए। अब एक इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि वो आपसे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कराएगा और ये कहेगा कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स यहां पे दे रखे हैं वो इक्वल हैं। यानी क्वेश्चन में गिवन होगा कि जो गिवन ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो इक्वल हैं। अब आप बताइए वेरिएबल्स की वैल्यू। देखिए आप कैसा क्वेश्चन आएगा। अब यहां पे क्वेश्चन बन गया, वो ये कह रहा है इफ 2 + x, 5 = -3, 7 + y, फाइंड x एंड y। अब देखिए उसने कह दिया कि दो ऑर्डर्ड पेयर है, पहला ऑर्डर्ड पेयर है 2 + x, 5 और दूसरा ऑर्डर पेयर है -3, 7 + y। अब उसने कह दिया कि ये दोनों जो ऑर्डर पेयर हैं ये इक्वल है। दोनों ऑर्डर पेयर कैसे हैं बच्चों? इक्वल है। अब वो कह रहा है कि आप x और y की वैल्यू निकालकर बताइए। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों? अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है। अब इक्वल है क्योंकि इक्वल का साइन लग रहा है। अब इक्वल है इसका मतलब पहले वाला एलिमेंट पहले के बराबर होगा और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे के। तो आप यहां पे लिखोगे इफ 2 + x, 5 = -3, 7 + y। सो 2 + x = -3 एंड 5 = 7 + y। यही हो जाएगा बच्चों। पहले वाला जो एलिमेंट है वो पहले के बराबर हो जाएगा और दूसरा वाला एलिमेंट किसके बराबर हो जाएगा? दूसरे के बराबर हो जाएगा। अब यहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो -3 इधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा -2, तो जो x की वैल्यू आएगी बच्चों वो कितनी निकल कर आ जाएगी? -5। अब आप दूसरा देखिए, यहां से आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5 - 7 इधर आएगा तो नेगेटिव = y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? -2। तो आपके पास आंसर आ गया कि x की वैल्यू -5 है और y की वैल्यू कितनी है? -2। बात समझ में आ गई बच्चों? तो इस टाइप के क्वेश्चन और आ सकते हैं ऑर्डर पेयर में। भाई दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, वो आप सबको समझ में आ गया होगा
कि दो एलिमेंट्स को अगर हम गिवन फिक्स्ड ऑर्डर में लिख देते हैं तो क्या बन जाता है, ऑर्डर पेयर। फिर मैंने आपको बताया कि ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, वो आपको समझ में आ गया। अब मैंने बताया कि इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो आपको समझ में आ गया। यानी ये ऑर्डर पेयर जो टॉपिक है वो आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम पढ़ेंगे जो आपके रिलेशन में यूज आएगा वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। देखिए आप, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, समझिए आप कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का मतलब होता है दो सेट्स का आपस में मल्टीप्लाई करना। दो सेट्स का क्या करना बच्चों, मल्टीप्लाई करना। अब जब दो सेट्स मल्टीप्लाई होते हैं इसका मतलब है पहले वाले सेट के एलिमेंट दूसरे वाले सेट के एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर फॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। देखिए यहां पर अगर हम यहां पे लिख रहे हैं लेट कंसीडर टू सेट्स या फिर टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B. Let consider two non-empty sets A and B. दो नॉन एम्प्टी सेट्स हमने ले लिए, कौन कौन से ले लिए बच्चों, A और B ले लिए हमने। ठीक है बच्चों, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स डिनोटेड बाय A क्रॉस B। अब हमने दो नॉन एम्प्टी सेट्स कंसीडर कर लिए ए और बी। दोनों नॉन एम्प्टी का मतलब क्या हो गया बच्चों, उनमें कोई ना कोई एलिमेंट है, यानी वो खाली नहीं है। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है उसे हम किससे डिनोट करेंगे, उसे हम डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी से। किससे डिनोट करेंगे, ए क्रॉस बी से। एंड इट इज डिफाइंड एज, अब देखिए डिफाइंड कैसे होगा, डिफाइंड होगा कि ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स हैं वो आएंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, यानी ए कॉमा बी की फॉर्म में, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। आई बच्चों बात आपकी समझ में। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहले हमने दो नॉन एम्प्टी सेट कंसिडर कर लिए। दो नॉन एम्प्टी सेट्स हो गए बच्चों ए और बी। अब आप कहोगे कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट कैसे करते हैं सर, तो उसे हम दिखाते हैं ए क्रॉस बी से। अगर हम ए का मल्टीप्लाई बी से कर रहे हैं, बी का ए से करेंगे तो बी क्रॉस ए लिख देंगे, वो तो जिसका आप मल्टीप्लाई करोगे वैसे ही तो लिखोगे। अब यहां पर हमने कहा कि ए क्रॉस बी लिख रहे हैं, अब ए क्रॉस बी लिख रहे हैं तो उसमें क्या आएगा, अब मैंने आपको बताया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स में क्या आते हैं, ऑर्डर पेयर आते हैं। तो ऑर्डर पेयर में आपको बता चुका हूं, ब्रैकेट में लिखते हैं, दो एलिमेंट्स होते हैं तो ए कॉमा बी आ जाएंगे। अब जब ए क्रॉस बी लिख रहे हैं तो जो पहला वाला एलिमेंट है वो पहले वाले से आएगा यानी ए से, दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो दूसरे वाले से आएगा यानी बी से। तो हमने लिख दिया कि ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। इतनी बात आप सबको समझ में आई बच्चों। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट कैसे करते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइंड कैसे होता है। अब एक एग्जांपल देखिए आप, उससे बहुत क्लियर होगा आपको। उसने कहा कि हमारे पास एक सेट है ए, इसमें 1 और 2 है एलिमेंट, और एक सेट बी है, इसमें x और y है एलिमेंट। अब उसने कहा फाइंड ए क्रॉस बी। क्वेश्चन समझ में बच्चों आया आपको। वो ये कह रहा है कि एक सेट ए है, इसमें जो एलिमेंट हैं वो आपके पास 1 और 2 हैं। दूसरा सेट जो है बी, उसमें एलिमेंट्स हैं वो हैं आपके पास x और y। अब आपको ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है, निकालिए आप। अब आप ऊपर डेफिनेशन देखेंगे कि ए क्रॉस बी में क्या आएगा, ऑर्डर पेयर आएगा। अब ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट लेना है वो ए से लेना है, और जो दूसरा एलिमेंट लेना है वो बी से लेना है। अब पहला एलिमेंट हम 1 ले लेते हैं। अब पहला एलिमेंट अगर हमने 1 लिया तो दूसरा एलिमेंट क्या ले सकते हैं हम, x। इसी तरीके से पहला एलिमेंट 1 लिया तो दूसरा एलिमेंट क्या ले सकते हैं, y। अब और कोई तो है नहीं दूसरा एलिमेंट लेने के लिए, इन दोनों के अलावा तो कोई बनेगा नहीं। अब हमने पहला एलिमेंट 1 की जगह 2 ले लिया तो दूसरा एलिमेंट x ले सकते हैं, और दूसरा एलिमेंट क्या ले सकते हैं, y। इसे बंद कर दिया। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई a क्रॉस b की। समझ में आया बच्चों। तो a क्रॉस b में हमने क्या पढ़ा था, कार्टेशियन में हमने पढ़ा था कि पहला एलिमेंट a से आएगा। देखो यहां पे 1 किससे है, a से, x किससे है, b से।
इस वाले ऑर्डर पेयर में देख लो 1 किससे है, ए से, y किससे है, बी से। इस वाले में देख लो 2 किससे है, ए से, x किससे है, y से। सब में ऐसा ही होगा, जितने भी ऑर्डर पेयर हम लिखेंगे उन सब में ऐसे ही लिखेंगे, पहला एलिमेंट पहले वाले से उठाएंगे और दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले से उठाएंगे। अब मान लीजिए सी में वो कहता है कि हमें ए क्रॉस बी ना चाहिए, हमें तो बी क्रॉस ए चाहिए। अगर क्वेश्चन कहता है कि ए क्रॉस बी की जगह हमें क्या निकाल के दो, बी क्रॉस ए, तो आप बी क्रॉस ए निकाल सकते हो। अब बी क्रॉस ए कैसे निकालोगे आप देखो। अब पहला एलिमेंट कहां से आएगा बच्चों बताओ, पहला एलिमेंट आएगा बी से, क्योंकि पहला क्या बन गया सेट, बी आ गया पहले। तो जो पहला एलिमेंट आएगा वो कहां से आएगा, बी से, और जो दूसरा एलिमेंट आएगा वो कहां से आएगा, वो आएगा आपका ए से। अब देखिए पहला एलिमेंट एक्स ले लो, तो दूसरा एलिमेंट ए से लेना है, 1 भी ले सकते हो, दूसरा एलिमेंट आप 2 भी ले सकते हो। अब पहला एलिमेंट y ले लिया आपने, तो दूसरे एलिमेंट को मान लीजिए 2 ले लिया, और दूसरे एलिमेंट को आप क्या भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो। तो ये आपके पास बी क्रॉस ए निकल कर आ गया। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ में आया क्लियरली। चले मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं, उससे आपको और क्लियर होगा। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट करने में अगर हम एक और एग्जांपल देख रहे हैं, तो उससे पहले हम एक और टॉपिक इस पर पढ़ लेते हैं कि हमें यह कैसे पता लगेगी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम निकाल रहे हैं वो सही है या गलत है, और उसमें जितने ऑर्डर पेयर आ रहे हैं अगर हम सारे निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे, कुछ रह तो नहीं जा रहे। अब सारे निकालने के लिए तो हमें एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर पेयर आएंगे। तो अब जो फॉर्मूला आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो दो सेट्स का, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। तो आपने लिखा लेट कंसिडर टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है। दो सेट मान लिए हमने ए और बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो हमने माना वो n माना, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी जो हमने माना वो n माना। हमने ये मान लिया कि ए सेट में जो है वो n एलिमेंट्स हैं और बी सेट में जो है वो m एलिमेंट्स। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी आपका हो जाएगा n इंटू m, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी आपके पास निकल कर आएगा n। बात समझ में आई बच्चों। अगर हमारे पास एक सेट में n एलिमेंट है और दूसरे सेट में m एलिमेंट है, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे, n इंटू m, उन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां से हमें यह पता लग जाता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर पेयर हमें मिलेंगे। अब जितने ऑर्डर पेयर मिलेंगे अगर उतने बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं बनना है तो मुझे चेक कर लेंगे कि हमने कौन सा ऑर्डर पेयर छोड़ दिया। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब देखो हम एक क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको ये तो पता ही लग गया कि हम कितने ऑर्डर पेयर उसमें बनाएंगे, वो आप यहां से निकाल ही लोगे फॉर्मूले से। अब देखिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन में हमने लिखा कि यहां पर हमने सबसे पहले ए सेट माना, ए सेट में हमने एलिमेंट लिख दिया आपका ए बी और सी। एक दूसरा सेट हमने माना, हमने लिखा 1,2 एलिमेंट, ठीक है। अब उसने कहा फाइंड करो। आप क्या क्या फाइंड करवा रहा है, वो कह रहा है ए क्रॉस बी फाइंड करो, ए क्रॉस ए फाइंड करो और बी क्रॉस बी फाइंड करो। तीन चीजें फाइंड करवाई उसने कहा सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करो, फिर उसने कहा कि ए क्रॉस ए फाइंड करो, और फिर उसने कहा कि बी क्रॉस बी फाइंड करो, ठीक है। हम एक एक करके फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, 3, ए बी और सी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, 2, 1 और 2। अब नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। यानी ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर पेयर आने चाहिए, 6। ये आपको पता लग गया, ठीक। अब देखिए आप ए क्रॉस बी निकालिए। अब पहला एलिमेंट ए से लोगे आप और दूसरा एलिमेंट आप कहां से लोगे, बी से। अब पहला ए ले लिया तो दूसरा आप 1 भी ले सकते हो और दूसरा आप 2 भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें 1 और 2 दो है। अब ए तो दोनों बन गए। अब बी ले लीजिए पहला एलिमेंट, तो दूसरा एलिमेंट आप बी के साथ 1 भी ले सकते हो और 2 भी। ऐसे सी के साथ 1 ले लोगे और सी के साथ आप क्या ले लोगे, 2। हो गया। अब ये ए क्रॉस बी आ गया आपके पास। ऑर्डर पे गिनिए 1 2 3 4 5 6, कितने चाहिए थे, 6, सारे आ गए। यानी जो ए क्रॉस बी हमारा निकला है वो सही है भाई, सारे ऑर्डर पेयर आ गए तो सही है। ये तो आपका हो गया पहला वाला पार्ट।
अब मान लीजिए आप दूसरा निकाल लें, दूसरा वो कह रहा है कि ए क्रॉस ए फाइंड करना है। अब इसमें पहला सेट भी ए है और दूसरा सेट भी क्या है, ए। तो आप क्या करिए, ए सेट को 2 बार लिख लीजिए, ए बी सी, और दूसरा सेट भी ए है तो वो भी ए बी सी। पहले सेट में कितने एलिमेंट हैं, 3, और दूसरे सेट में कितने एलिमेंट है, 3, दोनों में 3 है। तो अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए निकालवाएंगे तो 3 इंटू 3 कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे बच्चों। अब ए क्रॉस ए निकालिए आप। अब जब आप ए क्रॉस ए आप निकालेंगे तो पहला एलिमेंट भी ऐसे ही लेना है आपको और दूसरा एलिमेंट भी ऐसे ही लेना है आपको। ये कैसे होगा, इसीलिए बच्चों मैंने आपसे कहा था कि उसे 2 बार लिख लो। पहला एलिमेंट यहां से लो, दूसरा यहां से लो। पहला एलिमेंट मान लो आपने ए ले लिया, तो दूसरा एलिमेंट आप ए भी ले सकते हो, दूसरा एलिमेंट आप बी भी ले सकते हो, और दूसरा एलिमेंट आप सी भी ले सकते हो। इतनी बात समझ में आई बच्चों। अब मान लीजिए पहला एलिमेंट आपने बी ले लिया यहां से, तो दूसरा एलिमेंट तो आप इसी में से लोगे, तो एक बार ए ले लिया, एक बार बी ले लिया और एक बार सी ले लिया। अब आपने पहला एलिमेंट फिर यहां से देखा कि ए तो हमने ले लिया, बी भी ले लिया, अब सी ले लो। चलो, तो सी के साथ ए ले लिया, सी के साथ बी ले लिया और सी के साथ सी ले लिया, ये बंद कर दिया। अब देखो कितने आए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आने कितने थे, 9। समझ में आ गया बच्चों ये आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट? बताइए, सबको क्लियर हो रहा है ना? बिल्कुल। थर्ड पार्ट देखिए आप इसका। थर्ड पार्ट हमसे क्या कह रहा था, थर्ड पार्ट वो हमसे कह रहा था कि हमें निकालना है बी क्रॉस बी। कोई बात नहीं, अब आपको बी को 2 बार लिखना है, 1,2 और एक बार बी को फिर लिख लो 1,2। अब इसमें भी 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 है, तो बी क्रॉस बी में कितने आ जाएंगे, 2 इंटू 2 4। तो आप लिख दोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस बी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 यानी कि 4। अब तो आप फाइंड कर ही सकते हो ना जी। अब देखो आपको बी क्रॉस बी निकालना था, पहला एलिमेंट यहां से लिया 1, तो दूसरा एलिमेंट इसमें से लोगे, एक बार 1 ले लिया फिर एक बार 2 ले लिया। अब पहला एलिमेंट आपने लिया 2, तो दूसरा एलिमेंट एक बार आपने 1 ले लिया और एक बार आपने 2 ले लिया। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, बी क्रॉस बी की। तो बच्चों ये समझ में आ गया आपको? यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हमें 2 सेट ए और बी दिए हैं तो हम अलग अलग कार्टेशियन प्रोडक्ट वो फाइंड करवाना चाह रहा है तो कैसे कर सकते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का आपका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ ए और ए क्रॉस बी निकलवाएगा, वो कुछ भी निकलवा सकता है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए, ठीक है ना, बी क्रॉस बी, जो भी वो निकलवाएगा उसको आप निकाल दोगे। पहले एलिमेंट पहले वाले सेट से ले लेना और दूसरा वाला दूसरे से। अब मान लीजिए ए क्रॉस ए है तो 2 बार ए लिख लेना, पहले ए से पहला एलिमेंट लिया, दूसरे से दूसरे एलिमेंट ले लिए। इसी तरीके से आप सारे ऑर्डर पेयर को लिख सकते हैं। ये बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों? ठीक है। अब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है बच्चों, वो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि 2 सेट्स के बीच में ही हो। अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने जो भी क्वेश्चन या आपको एग्जाम्पल कराए और जितना भी पढ़ाया उसमें मैंने 2 सेट्स लिए। अब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हो वो 2 सेट्स में ही हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 सेट्स में, 4 सेट्स में भी होता है, यानी 1 से ज्यादा सेट्स में भी ये परफॉर्म होता है। अब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ 2 में ही हो, 3 में भी हो सकता है। अब आप कहेंगे 2 ऑर्डर पेयर में तो 2 ही एलिमेंट आते हैं, तो वहां पे 3 वाला ऑर्डर पेयर आ जाएगा। कितने वाला आ जाएगा, 3 वाला। देखिए आप मान लीजिए कि मैंने ए सेट मान लिया 1,2, बी सेट हमने मान लिया a, b, और सी सेट हमने मान लिया x, y। ये 3 सेट हमने मान लिए। अब उसने कहा कि फाइंड करिए आप a क्रॉस b क्रॉस c, तीनों का कार्टेशियन फाइंड करिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें निकालना क्या है यहां पर, a क्रॉस b क्रॉस c। तो पहले हम a क्रॉस b निकाल लेंगे और फिर उसमें c का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब सबसे पहले हम a क्रॉस b निकाल लें। तो a क्रॉस b में बच्चों आपको पता है पहला एलिमेंट a से आएगा और दूसरा एलिमेंट b से। तो क्या हो जाएगा, 1, a 1, b, फिर 2, a और 2, b। ये तो कर ही सकते हैं बच्चों। अब आपने c और लिख लिया, c कितना आ रहा था, x, y। अब हमने निकाला नाउ a क्रॉस b क्रॉस c। अगर हम देखेंगे कि अब पहला एलिमेंट कहां से आएगा, पहला एलिमेंट आएगा a क्रॉस b से और दूसरा एलिमेंट कहां से आएगा, c से। ऐसे ही तो आएगा, पहला एलिमेंट आएगा a क्रॉस b से और दूसरा एलिमेंट कहां से आएगा, c से। अब देखिए आप कैसे करेंगे। तो पहला एलिमेंट हो गया 1, a। अब दूसरा एलिमेंट एक बार इससे x ले लिया, कॉमा ला के x लिख दिया।
1 कॉमा ए, दूसरा एलिमेंट एक बार इसके साथ क्या ले लिया, y। अब ऑर्डर पे बढ़ गया, 3 का हो गया। अब पहला एलिमेंट हमने लिया 1 कॉमा बी, तो दूसरा एलिमेंट हम x भी ले सकते हैं और y भी ले सकते हैं। अब हमने लिया 2 कॉमा ए, तो पहला एलिमेंट x ले लिया और दूसरा एलिमेंट हमने y ले लिया। अब हमने लिया 2 कॉमा बी, तो पहला एलिमेंट x ले लिया और 2 कॉमा बी के साथ दूसरा एलिमेंट हमने क्या ले लिया, y। तो इस तरीके से ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया 3 सेट्स का। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए। एक और एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूं। मान लीजिए ए दे रखा है हमें सिर्फ 1 कॉमा 2, अब बी और सी दे रखा, उसने कहा फाइंड ए क्रॉस ए क्रॉस ए। अब कैसे फाइंड करेंगे? अब एक और चीज आती है कि सर आपने तो ये कहा था कि ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम mn से निकालते थे, अब यहां तो 3 सेट हो गए, तो कैसे निकालेंगे बच्चों? तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का बच्चों बहुत ही आसान सा तरीका है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जब भी आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में निकालने हो तो आप इंडिविजुअल उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी में निकालने कितने आएंगे, तो आप ए के एलिमेंट का मल्टीप्लाई बी में कर दीजिए, उसका मल्टीप्लाई सी में। अब ए में कितने थे 2, बी में कितने थे 2, सी में कितने थे 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कितने एलिमेंट्स आ गए, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इतनी बात आपको समझ में आई? अब देखिए यहां पर ए में 1 2 है और हमें ए क्रॉस ए निकालना है, तो सबसे पहले हम ए क्रॉस ए निकालते हैं। अब ए क्रॉस ए निकालते हैं तो मैंने आपको बताया था ए को कितनी बार लिख लेना आप, 2 बार, कंफ्यूज नहीं होंगे। 1 कॉमा 2 और फिर हमने लिख लिया 1 कॉमा 2। अब पहला एलिमेंट हम यहां से लेंगे, दूसरा यहां से। पहले हमने 1 ले लिया तो दूसरे को हम 1 भी ले सकते हैं और दूसरे को हम 2 भी ले सकते हैं। अब पहला एलिमेंट हमने यहां से 2 ले लिया तो दूसरे एलिमेंट को 1 भी ले सकते हैं और दूसरे एलिमेंट को 2 भी ले सकते हैं। जे क्रॉस ए आ गया। अब उसका मल्टीप्लाई ए के साथ करना है, ए को हमने फिर लिख लिया। अब हमने लिखा ए क्रॉस ए और क्रॉस ए। अब पहला एलिमेंट ए क्रॉस ए से लेना, दूसरा एलिमेंट ए से। पहले हमने ले लिया 1 कॉमा 1, एक बार हमने दूसरे में 1 ले लिया और एक बार हमने दूसरे में 2 ले लिया। इसमें से एक बार 1 और एक बार 2। अब पहला एलिमेंट चेंज करा वो बच्चों हमने लिया 1 कॉमा 2, तो दूसरा एलिमेंट एक बार 1 ले लेंगे और एक बार 2 ले लेंगे। अब तीसरा एलिमेंट हमने बच्चों लिया 2 कॉमा 1, तो एक बार 1 ले लिया और एक बार 2 ले लिया। अब चौथा एलिमेंट लेंगे बच्चों, चौथा एलिमेंट है 2 कॉमा 2, तो एक बार पहला एलिमेंट 1 ले लिया और एक बार पहला एलिमेंट वो हमने 2 ले लिया। आगे बच्चों आपको समझ में? तो अभी आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, उसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, उनके ऑर्डर पेयर्स हम कैसे फाइंड करते हैं। 2 में भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आ गया होगा आपको, और अगर 3 सेट दे रखे तो भी आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आ गया होगा। तो यहां से आपने देखा कि अगर ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही सेट्स में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकले, अगर हम 2 से ज्यादा में भी निकालना चाह रहे हैं तो कैसे निकलेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब ये जो कार्टेशियन सेट्स हम निकाल रहे थे, अभी हम यहां पे इसको बच्चों ऑर्डर पेयर की फॉर्म में निकाल रहे थे। किसकी फॉर्म में निकाल रहे थे हम? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में निकाल रहे थे। इतनी बात आपको समझ में आ रही थी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है हम यहां पर अभी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में इसको फाइंड कर रहे थे। अब लेकिन हमेशा तो ऐसा होगा नहीं बच्चों कि हमें ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। अब इसके और भी नोटिफिकेशन है लिखने के, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम अलग अलग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अब वो देखिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के और भी मेथड्स हैं, तो हम कैसे उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिए। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी जो आपने पहला मेथड पढ़ा वो पढ़ा आपने ऑर्डर्ड पेयर, यानी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हम उसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये पूरा आपने डिटेल में पढ़ लिया, मैंने आपको सब बता दिया कि हम ऑर्डर्ड पेयर में कैसे करते हैं। अब सेकंड देखिए, जो सेकंड है वो है ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड क्या होता है? ग्राफिकल मेथड होता है कि हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं उसको हम ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। जो ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास निकल कर आएंगे यहां पर, उसको हम किस में प्लॉट कर देंगे? उसको हम ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं सर? तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ए में हमारे पास है 1 कॉमा 2 और एक बी सेट है, उसमें हमारे पास एलिमेंट है 3 कॉमा 4।
अब हमने ए क्रॉस बी निकाला, तो ए क्रॉस बी में क्या आएगा, देखिए 1,3, 1,4 और 2,3 और 2,4। ये तो आपका हो गया क्या, ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म। अब ग्राफिकल फॉर्म कैसे होगी बच्चों, वो देखो कि हम ये ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखिए 0 x x डैश y y डैश 1 2 3 4 1 2 3, इसको और आगे बढ़ा लीजिए y और ये 4। अब पहला पॉइंट बनाना है 1 और 3, 1,3, फिर 1,4, फिर 2,3, फिर 2,4। ये आपका हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यानी जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं, जो भी ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं, उनको आप किस में दिखा दीजिए, ग्राफ में। अब मैंने आपको बताया था ग्राफ में प्लॉट करने का तरीका तो आपने कार्टेशियन में पढ़ ही रखा है 9th और 10th में। पहला वाला एलिमेंट x एक्सिस पे आएगा, दूसरा वाला एलिमेंट y एक्सिस पर आएगा। 1,3 लिख रहा है तो x में 1 चले और y में कितना चल दिए 3, 1,4 x में 1 और y में 4। इस तरीके से आप प्लॉटिंग कर देंगे, तो इसको हम बोल देते हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है बच्चों। अब जो थर्ड मेथड आता है आपका रिप्रेजेंटेशन करने का, वो आता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। क्या आता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब आप डायग्रामेटिक कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिए। डायग्रामेटिक का मतलब होता है कि हम डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे, डायग्राम। अब डायग्राम कैसे बनाते हैं वो देखिए। अब देखिए डायग्रामेटिक कैसे करते हैं। अब डायग्रामेटिक में हम क्या करते हैं कि जो सेट्स होते हैं उनको ओवल शेप से दिखाते हैं। जैसे ए सेट है हमारे पास, तो इसको हम इस फॉर्म में दिखाएंगे ओवल में, बी सेट को हम इस फॉर्म में दिखाएंगे। अब मान लीजिए ए में हमारे पास एलिमेंट हैं 1 2 3, तो हमने यहां पे लिख दिया 1 2 3। अब बी में जो एलिमेंट हैं वो हैं एक्स वाई और जेड, तो हमने यहां पे लिख दिया एक्स वाई और जेड। अब कोई ऑर्डर पेयर हमें शो करना है, 1, x 1, z 2, y 3, x। मान लो हमें यही शो करने हैं बस 4, तो कैसे शो करेंगे, 1 को x से जोड़ेंगे, एरो बना देंगे। 1 को z से जोड़ेंगे, एरो बना देंगे। तो 1 y से तो जुड़ नहीं रहा यहां पर, तो 1 y से नहीं जोड़ा। 2 को किससे जोड़ना है, y से, 2 को y से जोड़ देंगे। 3 को किससे जोड़ना है, x से, 3 को x से जोड़ देंगे। ये हो जाता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब आप मान लीजिए इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ए क्रॉस बी, तो सबको सबसे जोड़ना पड़ेगा। तो वहां पर क्या हो जाएगा, 1x से भी जुड़ जाएगा, 1y से भी जुड़ जाएगा, 1z से भी। इसी तरह 2x से भी, 2y से भी, 2z से भी, 3x से भी, 3y से भी, 3z से भी। अब एरो उस तरफ बनाते हैं कि पहले एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ, पहले एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ। तो पहला एलिमेंट कहां से आएगा, सेट ए से, ऊपर लिख देते हैं ये। दूसरा एलिमेंट कहां से आएगा, सेट बी से। तो यहां पर ये नीचे लिखे हुए ऑर्डर पेयर मैंने आपको बना के दिखाए, सारे बनाने आप सारे बना सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। ये हो जाता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अगर हमें ऑर्डर पेयर को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, ये आपका आ गया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है बच्चों। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम। रिप्रेजेंटेशन तो आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मान लीजिए कि ए कोई एक सेट है। ए क्या है, एक सेट है। ए इज अ सेट एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए कंसिडर्ड एलिमेंट्स -1, 0 एंड 0, 1। ठीक है। अब उसने कहा वी नो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू 3, फाइंड सेट ए। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों आपको। वो कह रहा है कि एक सेट आप ए कंसिडर करिए, तो ए सेट हमने कंसिडर कर लिया। अब वो ये कह रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने ए क्रॉस ए फाइंड करा, तो उसमें जो हमारे पास ऑर्डर पेयर आए वो कौन कौन से आए, -1, 0 और 0, 1।
अब हमें ये पता है कि सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, तो हमें सेट ए फाइंड करना है कि सेट ए में वो 3 एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे। देखिए अब अगर हम यहां पे लिख रहे हैं कि -1,0 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए एंड 0,1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, अब इसका मतलब पहला एलिमेंट भी ए से आया होगा और दूसरा एलिमेंट भी ए से आया होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि -1 ए से आया होगा और 0 कहां से आया होगा, ए से, क्योंकि पहला सेट भी ए से ही आएगा एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट भी ए से ही आएगा, ए क्रॉस ए पे ही तो डिफाइंड है। इसी तरीके से यहां भी ए से ही आएगा और ये भी ए से ही आएगा, पहला भी और दूसरा भी। अब आप देखेंगे कि यहां पे -1 भी ए से आ रहा है, 0 ए से आ रहा है, तो यहां पे 0 ए से आ रहा है, 1 ए से आ रहा है। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ गए आप लिखेंगे, तो देखिए पहला एलिमेंट क्या आ गया, -1, दूसरा 0, यहां से देखेंगे 0 को दोबारा तो लिखेंगे नहीं, सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, तीसरा क्या आ गया, 1। अब सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, 3, आपको कितने मिल गए, 3 सेट ए मिल गए। आया बच्चों समझ में? इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जाम में। यानी उसने हमसे कह दिया कि ए क्रॉस ए में सब आपके पास ये 2 ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, ए में 3 एलिमेंट है, बताओ अब ये दोनों ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, इसका मतलब है ए क्रॉस ए का मतलब पहला एलिमेंट भी ए से और दूसरा एलिमेंट भी ए से, तो हमने यहां से निकाल दिया, पहले एलिमेंट भी ए से, दूसरा भी -1 भी ए से, 0 भी ए से। इसी तरीके से इसमें देखा कि 0 भी ए से, 1 से भी ए से। अब ये कि हमने एलिमेंट लिखना चालू करे, -1 आ रहा था लिख दिया, 0 आ रहा था लिख दिया, यहाँ पे 0 आ रहा था दोबारा तो लिखेंगे नहीं, 1 आ रहा था लिख दिया। तो ए में हमें तीनों एलिमेंट्स मिल गए, कौन कौन से मिल गए, -1, 0 और 1। तो ये तीनों एलिमेंट्स हमें किस में मिल गए, ए में, ए सेट हमें मिल गया। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा अभी की ऑर्डर पेयर्ड क्या होता था, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता था, ये सारी चीजें अभी आपको क्लियर हो गई होंगी। अब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं तो आपको इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन आज मिल गया है कि अगर हम रिलेशन अब पढ़ेंगे तो आपको ये पता लग गया कि उसमें जो जो चीजें यूज होती थी, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज होता था, ऑर्डर पेयर का यूज होता था, तो वो कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, कैसे ऑर्डर पेयर बनते, वो सारी चीजें आपको पता लग गई। तो आज हमने एक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है चैप्टर का और इसमें जो बेसिक्स थे हमने वो पढ़ लिए जो हमें यूज आने वाले हैं आगे। ठीक है बच्चों, तो आप इन्हें ध्यान से एक बार और पढ़ लीजिएगा, वीडियो आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।